आज मैं आपको इस वीडियो में एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने एग्ज़ाम की कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यह तरीका आप तभी अपनाएं जब आपकी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है और पेपर के लिए कम दिन बचे हों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और इसका सेकंड पार्ट सोल्व भी करवाऊंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 2021 और 2020 के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। आपको हमेशा अपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी की आपकी तैयारी हो जाएगी, और दूसरा जब आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम का डर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास 10th का 2021 लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। पार्ट 1 है जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे और सेट ए है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाता हूं और ये बताऊंगा कि कैसे आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। सबसे पहले है सेक्शन ए जिसमें राइटिंग स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक एप्लीकेशन है और एक लेटर है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। अगर आपकी तैयारी नहीं है और लेटर और एप्लीकेशन आपने तैयार नहीं कर रखे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एप्लीकेशन की तैयारी करें, क्योंकि लेटर जो है बहुत सारे होते हैं, एप्लीकेशन जो है लिमिटेड होती हैं और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपको आती भी होंगी और पहले आपने पढ़ भी रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि फुल फ़ी कंसेशन दी गई है और ये बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन है जो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ रखी होगी। और इसके अलावा जो कुछ कॉमन एप्लीकेशन ऐसी भी हैं और भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिनकी तैयारी आपको करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप तैयारी कर सकते हो चेंज ऑफ सेक्शन की, यानी कि सेक्शन बदलने की एप्लीकेशन। उसके बाद है रिमिशन ऑफ फ़ाइन, यानी कि फ़ाइन जुर्माना माफ़ी के लिए जो एप्लीकेशन होती है उसको आप तैयार कर सकते हैं। या फिर एजुकेशनल टूर के लिए कि कहीं अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना होता है कि किसी एजुकेशनल टूर के लिए, यानी कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस की टूर बनाया जाए तो उसके बारे में आप, या फिर अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि स्कूल में पानी की व्यवस्था के बारे में। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत कॉमन है, जो आपने पहले पढ़ भी रखी होंगी। इन एप्लीकेशन की आप तैयारी करें दोनों करने के बजाय, क्योंकि अगर आप दोनों करते हैं तो एप्लीकेशन तो हो जाएंगी लेकिन लेटर जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनकी तैयारी करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। जब आपके पास कम समय है तो आप एप्लीकेशन की तैयारी करें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से कोई एक करना है। पहला है पैराग्राफ, दूसरा है स्टोरी और तीसरा है एडवर्टाइजमेंट और चौथा है पैराग्राफ ही है। तो आपको पैराग्राफ की बजाय स्टोरी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी जो है एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ्स छोटी होती हैं और बहुत सारी स्टोरी ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखी होंगी, यानी कि आपको स्टोरी जो है तैयार करनी चाहिए। कोई भी 2 टॉपिक आप तैयार कर लें, 4 टॉपिक 3 या 4 टॉपिक करने के बजाय कोई 2 टॉपिक कर लें और सबसे पहले उस टॉपिक को सबसे पहले करें जो आपको आसान लगे। और मेरे हिसाब से जो स्टोरी है वो सभी को आसान लगती है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरी ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कॉमन है, जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं द थ्रस्टी क्रो दी गई है जो आपने पहले बहुत बार पढ़ी होगी। इसके अलावा हिडन ट्रेजर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लॉयन एंड द माउस, द डो एंड द बी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, फॉक्स एंड क्रो, हेयर एंड टॉर्टोइज और 2 फ्रेंड्स एंड द बियर, ये सारी ऐसी स्टोरी हैं जिनकी आपको तैयारी करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट भी हैं और मोस्ट कॉमन भी हैं जो आपने पहले पढ़ भी रखी होंगी। उसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को तैयार करें, क्योंकि ये भी साइज़ में छोटे होते हैं और लिमिटेड से होते हैं। जैसे कि इसमें सेल के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, यू आर विक्की नीतू, यू आर लिविंग फॉर लंदन, नेक्स्ट ईयर यू वांट टू सेल योर फ्लैट। इसमें बताया गया है कि आपका नाम विक्की है, लड़की है तो नीतू है, और आप लंदन के लिए जा रहे हैं और आप अपना फ्लैट जो है बेचना चाहते हैं। तो इसी तरह से आप हाउस के लिए तैयार कर सकते हैं इसको एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हाउस सेल के लिए या फिर कार सेल के लिए या बाइक सेल के लिए।
और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एडवर्टाइजमेंट होगी आपके लिए, जो आपको तैयार करनी चाहिए, वो है लॉस्ट एंड फाउंड वाली। यानी कि कोई चीज़ आपने गुम कर दी है, उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आती है। स्कूल में आपने कहीं पर कोई चीज़ गुम कर दी है, उसके बारे में जो लॉस्ट की एडवर्टाइजमेंट बनती है, या फिर फाउंड की, यानी कि कोई चीज़ आपको मिली है। तो लॉस्ट और फाउंड वाले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है उन सभी को आप तैयार कर लें, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से ही कोई एक आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो इसके अलावा इंटरव्यू भी आते हैं इन क्वेश्चनों में, कन्वर्जेशन भी आती है और रिपोर्ट भी आती है। लेकिन आपके लिए जो सबसे इजी रहेगा तैयार करना वो है स्टोरी और एडवर्टाइजमेंट। और स्टोरी और एडवर्टाइजमेंट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है और एक ही क्वेश्चन आपको करना है। तो मेरी सलाह है कि आप स्टोरी या एडवर्टाइजमेंट जो है तैयार कर लें सारे करने की बजाय, क्योंकि सभी टॉपिक तैयार करने के लिए आपके पास समय नहीं है। उसके बाद है सेक्शन बी, और इसमें फ़र्स्ट फ्लाइट से क्वेश्चन आता है एक ऐसे टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है। तो राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आया है ए लेटर टू गॉड, यानी कि ये आपका पहला पार्ट है। और जो दूसरा क्वेश्चन आया है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और ये आपका चौथा पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहले 5 पाठों के सभी बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको बाद के 5 पाठ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन पहला जो क्वेश्चन होगा वो पहले 5 पाठों में से ही आ जाएगा। क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन जो हैं 5 पार्ट के बाद वाले पाठों से आए। तो ज़्यादा 99% चांस ये होते हैं कि जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन जो है वो पहले 5 पाठों में से ही आ जाता है। और जो पहला पार्ट है आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर ख़ास तौर पर पहले पार्ट से ही क्वेश्चन आ जाता है। और पहले से नहीं आता तो दूसरा जो पार्ट है नेल्सन मंडेला वाला उसमें से आ जाता है। और उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा अगर पार्ट जो है आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे इसकी, तो इसमें से ही एक बड़ा क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आपको दोनों ही बुक से पहले 5 पाठों की तैयारी करनी है। जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं पहले 5 पाठों के वो सभी तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट फ्लाइट है, इस किताब के पहले आपको 2 पार्ट तैयार कर लेने हैं अच्छे से, यानी कि दोनों पाठों के जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। और उसके बाद जो दूसरी किताब है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, और फिर उसके 2 पार्ट अच्छे से तैयार कर लें। और अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो आपको क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपर में आपको ये देखना है कि पहले और दूसरे पार्ट से या पहले 5 पाठों से कौन से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करनी है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। जितने भी क्वेश्चन पहले 5 पाठों में से पूछे गए हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। लेकिन सबसे पहले दोनों पाठ तैयार कर लेने हैं दोनों किताबों के, और उसके बाद फिर जो बाकी के 3 पार्ट जो बचते हैं दोनों किताबों के, यानी कि 3 पार्ट फर्स्ट फ्लाइट के और 3 पार्ट सप्लीमेंट्री रीडर के, उनको भी तैयार करना है। तो इस प्रकार आप दोनों किताबों के पहले 5 पार्ट अच्छे से तैयार कर लें, इन्हीं में से ही आपका क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला वो यहाँ पर दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन जो है मिसिज पंपरे का है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये भी पहला ही पार्ट है। और जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है हरी सिंह और ये द थीफ स्टोरी, और ये जो थीफ स्टोरी है ये दूसरा ही पार्ट है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर का, ये दूसरा पार्ट है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पहला जो क्वेश्चन है पहले पार्ट से है, दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरे पार्ट से है। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो पहले पार्ट से है, और जो दूसरा क्वेश्चन है एनी फ्रैंक वाला तो ये चौथे पार्ट से है। तो इस प्रकार अगर आप पहले 5 पार्ट तैयार कर लेते हैं तो आपकी इन दोनों क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और सेम मेथड यहाँ पर पोइट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि लिखा हुआ आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। और 99% चांसेस यही होंगे कि आपके जो 2 क्वेश्चन पहले 5
पोयम जो होंगी उन पोयम में से 2 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ए टाइगर इन द जू, और ये जो आपकी पोयम है तीसरी पोयम से ये क्वेश्चन है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है द बाल पोयम, ये जो है 5वीं पोयम से आपका क्वेश्चन है। तो यानी ये पहले 2 क्वेश्चन जो हैं, एक जो है तीसरी पोयम से है और एक जो है 5वीं पोयम से है दूसरा क्वेश्चन। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सेम वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से 3 या फिर चारों के चारों क्वेश्चन जो हैं आपके तैयार हो जाएंगे अगर पहली 5 पार्ट अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से। क्योंकि जहाँ पर देखोगे नेल्सन मंडेला दूसरा पार्ट है आपका, हीज फर्स्ट फ्लाइट ये तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट का क्वेश्चन है, और द 100 ड्रेसेस और ये जो पार्ट है आपका चौथा पार्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन है, इस 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो है पहले 5 पाठों से ही पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं तैयार हो जाएंगे अगर आप पहले 5 पाठों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। और ये जो पोइट्री है इसमें एक स्टेंजा भी आता है, और स्टेंजा में भी आपको यही करना है कि पहली जो 5 पोएम है उसके जितने भी स्टेंजा हैं और उसके जो क्वेश्चन है स्टेंजा के नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि आपने देखा होगी पोएम से भी एक जिस तरह से पैसेज आता है उसी तरह से पोएम से एक स्टेंजा आता है और उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, वो एक नंबर में यानी कि पार्ट 2 में आएगा वो। तो उसको भी आप उसकी तैयारी करने के लिए भी आपको क्या करना है कि पहली 5 जो पोएम है उनके ही स्टेंजा तैयार कर लें सारे के सारे, और पहली 2 या फिर 3 के अच्छे से कर लें। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पहले 2 पार्ट तैयार कर लें, उसी तरह से पहले 2 पोएम भी अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि पहली 2 पोएम जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अधिकतर देखा गया पहली 2 पोएम से ही कोई ना कोई एक स्टेंजा आ जाता है। नहीं तो आपको फिर बाद में 2 तैयार करने के बाद आपको बाकी की 3 भी तैयार करने हैं। तो पहली 5 पोएम अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से कोई भी 3 करने हैं। अब यहाँ पर भी आप अगर 5 पार्ट तैयार कर लेते हो तो यहाँ पर भी आपकी मदद होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये पहला ही पार्ट है सप्लीमेंट्री रीडर का, ये पहला पार्ट है। और दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है फुटप्रिंट विदाउट फीट से, और ये जो क्वेश्चन है ये 5वें पार्ट से, यानी कि जो 5वां पार्ट है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट। और ये जो हरी सिंह वाला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, ये है द थीफ स्टोरी से, और ये क्वेश्चन है दूसरे पार्ट से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले 5 पार्ट में ही आपके तीनों क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। यानी कि अगर आप पहले 5 पार्ट तैयार कर लेते हैं तो तीनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब मैं इसके बाद आपको पार्ट 2 दिखाता हूं और उसके एक नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। ये है पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे एक नंबर वाले। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए है अनसीन कंप्रीहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेज आएंगे। इसमें टोटल आपको 3 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 2 आपको करने हैं, जो भी आसान लगे, जो इजी लगे आपको। तो आपको क्या करना है, पहले इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, और फिर जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पैसेज है इसको मैं सोल्व करवाता हूँ, बाकी 2 पैसेज को आप खुद सोल्व करके देखना। पहला पैसेज है पिंजौर इज ए ब्यूटीफुल टाउन इन द लैप ऑफ नेचर। तो कहता है कि पिंजौर जो है एक खूबसूरत शहर है प्रकृति की गोद में। लैप का मतलब होता है गोद। इट लाइज ऑन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। और कहता है कि ये स्थित है, लाइज ऑन का मतलब होता है स्थित है। कहाँ पर स्थित है, फुट हिल्स में। और किसकी फुट हिल्स है ये, शिवालिक्स की, यानी कि शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ एक शहर है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये शहर है। इट इज़ अबाउट 22 किलोमीटर्स, इसका मतलब है कि लगभग 22 किलोमीटर दूर है फ्रॉम चंडीगढ़, यानी कि चंडीगढ़ से। कहता है कि जो पिंजौर है वो चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर दूर है। द रिवर्स कौशल्या एंड घग्गर फ्लो नियर बाय, इसका मतलब है कि कौशल्या और घग्गर जो नदी हैं इसके पास से बहती हैं। इन पिंजौर देर आर, पिंजौर में यहाँ पर हैं
मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग, यानी कि बहुत सारी देखने लायक जगह हैं। देर आर एंशियंट टेम्पल्स सच एज भीमा देवी टेम्पल, लॉर्ड शिवा टेम्पल एक्सेट्रा। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से एंशियंट टेम्पल है। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, जैसे कि भीमा देवी टेम्पल है, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर। पिंजौर इज़ फेमस मेनली फॉर इट्स मुगल गार्डन। कहता है कि पिंजौर जो है मुख्य तौर पे मुगल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। द गार्डन इज़ डिवाइडेड इनटू टेरेसेस। कहता है कि जो गार्डन है उसको बांटा गया है टेरेसेस में। देयर आर अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स लाइक शीश महल, रंग महल एंड जल महल। कहता है कि यहाँ पर बहुत सी अट्रैक्टिव बिल्डिंग है, यानी कि आकर्षक बिल्डिंग्स हैं। उनके नाम बताए हैं कि शीश महल है, रंग महल है और जल महल है। ए नेचुरल स्ट्रीम फ्लोज थ्रू द गार्डन। कहता है कि एक नेचुरल स्ट्रीम, नेचुरल होता है प्राकृतिक और स्ट्रीम होती है धारा। कहता है कि वो गार्डन में से बहती है। मैनी फाउंटेन्स, फाउंटेन होते हैं झरने। कहता है कि बहुत सारे झरने। एंड ऑर्चर्ड्स यानी कि बगीचे। ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द गार्डन, ऐड यानी कि बढ़ाते हैं, ऐड करते हैं सुंदरता को। ब्यूटी मतलब सुंदरता को, गार्डन की, ऑफ द गार्डन मतलब गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। देर आर मैनी ट्रीज। कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, लाइक मैंगो, लीची, आलमंड, गुएवा, पीच, पाम एक्सेट्रा। कहता है कि ये सारे पेड़ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब हमने पैसेज पढ़ लिया है, इसको समझ भी लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ पिंजौर लोकेटेड। तो हमने पढ़ा था, तो पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है। तो पहला ही आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नेम सम फ्रूट ट्रीज ग्रोन इन द पिंजौर गार्डन। तो ऑप्शन दिए गए हैं मैंगो, लीची, आलमंड, गवेवा, पीच, पाम। तो ये सारे पेड़ थे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे पेड़ जो हैं वहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेसेस वर्थ सीइंग इन पिंजौर, यानी कि नाम बताने हैं उन जगह के जो देखने लायक हैं पिंजौर में। वर्थ सीइंग का मतलब होता है देखने लायक। तो ऑप्शन है शीश महल, रंग महल, जल महल। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, यानी कि तीनों जगह जो थी पिंजौर में स्थित थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच गार्डन इज पिंजौर फेमस फॉर। कहता है कि जो पिंजौर गार्डन है वो किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमने जब पढ़ा था पैसेज, तो उसमें बताया गया था कि पिंजौर जो है मुगल गार्डन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें पूछा है गिव द नेम्स ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो नियर बाय पिंजौर। कहता है कि उन नदियों के नाम बताओ जो पिंजौर के पास से बहती हैं। तो हमने पढ़ा था कौशल्या भी थी और घग्गर भी थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद ये दूसरा पैसेज है, सेम इसी तरह से इसको भी पढ़ें, समझें और इसके क्वेश्चनों को सोल्व करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। यह उसके क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को पढ़ें और फिर सोल्व करें। यहाँ पर आंसर के ऊपर मैंने निशान भी लगा रखा है। अब यहाँ से सेक्शन बी शुरू हो जाता है, ग्रामर। यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। और पहला क्वेश्चन है इर्रेगुलर वर्क डैश नोट ब्रिंग सक्सेस। जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़ोगे और आपने टेंस कर रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में जब नेगेटिव के सेंटेंस आते हैं तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर जो आंसर है इसका डज नॉट ब्रिंग सक्सेस। कहता है कि इर्रेगुलर वर्क डज नॉट ब्रिंग सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वी डैश वेट फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। एट द मोमेंट, इस पर ध्यान दें। इसका मतलब है कि कोई ऐसा कार्य है जो इसी समय हो रहा है, और इसी समय जो काम होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वी है, और वी के साथ आर यूज होगा। तो वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एट द मोमेंट। इसका मतलब है कि इस समय हम स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वी डैश गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। कहता है कि हम टहलने के लिए गए बारिश रुकने के बाद। तो वी वेंट फॉर द वॉक फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अब आर्टिकल के क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है द मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड। तो इसमें आएगा द मोर यू अर्न, जितना तुम कमाओगे उतना तुम खर्च करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट स्पीक डैश वर्ड इन सेल्फ डिफेंस। कहता है कि उसने एक भी शब्द नहीं कहा अपने बचाव के लिए। तो ए आएगा। और ए आर्टिकल जो है बिल्कुल इजी हैं। आर्टिकल बिल्कुल इजी हैं अगर आपने थोड़े से नियम पढ़े होंगे तो। ए और एन के लिए सिंपल सा नियम है, अगर डैश के बाद कोई भी वर्ड जो लिखा हुआ है अगर उसको आप प्रोनाउंस करते हैं यानी कि उसका उच्चारण करते हैं और उसको वैसा का वैसा हिंदी में लिखते हैं, जैसे वर्ड है वह, अगर उस शब्द का उच्चारण कै ख गै गै में से होता है तो वहाँ पर आ जाएगा ए। इसी वजह से यहाँ पर ए आया हुआ है। और अगर यहाँ पर एक कोई ऐसा वर्ड है जिसका आप उच्चारण करते हैं और यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं और उसकी जो साउंड है वो ए आ इनमें से आती है तो वहाँ पर आ जाएगा एन। तो ए और एन तो बिल्कुल आसान है। ए और एन को फिल करना बिल्कुल इजी है, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और द आपको पता लगाना होगा। द के लिए कुछ स्पेसिफिक नियम है जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आई सा डैश 1 रुपी नोट लेइंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि मुझे ग्राउंड पर 1 रुपये का नोट पड़ा हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर 1 है और अगर 1 को प्रोनाउंस करते हैं तो फिर हम क्या लिखेंगे वह, और वह किस में आता है कै ख में। तो इसलिए अगर कै ख आता है तो हम क्या लिखते हैं ए, और अगर ए आ आता है तो हम क्या लिखते हैं एन। तो जैसा उच्चारण हो वैसा ही अक्षर यहाँ पर लिखें और पहला जो अक्षर है उसको नोट करें क्या है, वो कै ख में से है या ए आ में से है। अगर कै ख में है तो ए भरें और ए आ में से है तो एन भरें यहाँ पर। और दा के लिए अलग से नियम है, कोई स्पेसिफिक हो या कोई यूनिक चीज़ हो तो वहाँ पर दा आता है। स्पेसिफिक का मतलब जिसका जिक्र कोई करे और सामने वाले को पता लग जाए कि वो किस चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका दोबारा जिक्र किया जाए। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक चैन मिली सड़क पर और वो चैन सोने की थी, यानी कि आई फाउंड ए चैन ऑन ए रोड एंड द चैन इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर जो चैन का दोबारा जिक्र होगा तो चैन के साथ दा लग जाएगा, यानी कि आई फाउंड ए चैन द चैन इज़ मेड ऑफ गोल्ड। तो ये जो दा है इससे पता लगता है कि ये चीज़ स्पेसिफिक है, यानी कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन का। क्वेश्चन देखें। ही सेड टू मी वाई डज यूअर अंकल नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर आपने नोटिस करना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, यानी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव है। तो इसकी वजह से जो सेड टू है जिसको टोल्ड में बदलते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच अगर इंटेरोगेटिव में होती है तो सेड टू को हम आस्क में बदल देते हैं। और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, यहाँ पर दैट आता है, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो दैट नहीं लगता। और अगर WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो वही वर्ड सेम यू का यू नीचे शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब होती इज एम आर वाज वर हैज़ और है होता तो यहाँ पर जो कनेक्टर का काम करता वो इफ़ करता। तो यहाँ पर वाई है WH फैमिली से, तो इस वजह से ये वाई यू का यू नीचे सब शिफ्ट हो गया है। यूअर जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम बदलते हैं
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि मी के अनुसार, तो यूअर से मी और मी से क्या बन जाएगा माय, तो माय अंकल। और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट में बदल देंगे, तो डिड नॉट आ जाएगा इसमें। हेल्प यू, अब यू फिर से क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को फिर से ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो फिर मी आ जाएगा। और ये कैंसिल कैसे हुए मैं बताता हूँ। जो मैंने अभी बताया था आपको कि दैट नहीं आएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच अगर वो पर्सनवाचक सेंटेंस में है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो दैट नहीं आता है। और इफ़ आता है, लेकिन तब आता है जब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, इज एम आर। अगर क्वेश्चन शुरू हुआ हो इज से, एम से, आर से, हैज हैव से, डू डज से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से अगर कोई वर्ड यहाँ पर आता है तो जो यहाँ पर कनेक्टर का काम करता है इफ़, ये नहीं आता, तो इस वजह से ये दोनों ही कैंसिल हो गए, बचता है ए, तो ए हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये यूनिवर्सल ट्रूथ में है, और जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो सेंटेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा है ये हट जाते हैं और इसकी जगह कनेक्टर आ जाएगा। तो ही सेड दैट, सेड के साथ दैट लगा दिया और बाकी सेंटेंस यूँ का यूँ होगा, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रमेश सेड टू मी माय बुक इज़ बेटर देन योर्स। अब यहाँ पर देखें ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव नहीं है तो जो सेड टू है वो टोल्ड में बदल जाएगा। रमेश सेड टू को बदल दो टोल्ड में, रमेश टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो उसकी जगह लग जाएगा दैट, तो ये आंसर है। तो यहाँ पर देखिए टोल्ड हो गया मी और उसके बाद दैट है। माई, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर रमेश है तो रमेश के हिसाब से क्या हो जाएगा ही, और ही का क्या बन जाएगा हीज, कि हीज बुक इज़ बेटर देन यूअर्स। अब इज़ आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे, तो हीज बुक वाज बेटर देन यूअर। यहाँ पर देखें ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम किसके हिसाब से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या बन जाएगा माइन। तो रमेश टोल्ड मी दैट हीज बुक वाज बेटर देन माइन, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ से आपके मॉडल के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, यानी कि मॉडल। पहला जो क्वेश्चन है डैश योर फ्यूचर बी राइट। अगर आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसको हम मे से देते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, तो जितने भी आशीर्वाद होते हैं तो मे से दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर मे हो जाएगा। क्वेश्चन है 21, राधा डैश प्ले हारमोनियम वेल। तो यहाँ पर मे नहीं आ सकता क्योंकि मे पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है और परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। कैन, यहाँ पर कैन आएगा, विल नहीं आएगा। राधा कैन प्ले हारमोनियम वेल, यानी कि राधा जो है हारमोनियम अच्छा बजा सकती है, क्योंकि कैन जो है कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, और वेल, विल और सेल जो है दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आई गो टू स्कूल सो दैट आई डैश बिकम ए ग्रेट मैन। तो यहाँ पर आंसर में आएगा मे, क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ किया जाता है। आई गो टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ, सो दैट आई मे बिकम ए ग्रेट मैन, ताकि मैं एक महान व्यक्ति बन सकूं। कैन नहीं आ सकता, कैन कैपेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, क्षमता के लिए बताने के लिए, और परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ होता है। शुड, किसी को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तब शुड का यूज़ किया जाता है। वुड जो है विल का पास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिरंड इन्फिनेटिव गिव इन द ब्रैकेट्स। तो क्वेश्चन देखें, सी वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट, कहता है कि उसको फाइन किया गया, उसको जुर्माना लगाया गया, किस लिए, लेट आने के लिए, तो आंसर में आएगा फॉर कमिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज टू ड्रंक टू ड्राइव होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। तो यहाँ पर हेल्प का हेल्प ही रहेगा,
तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होगा। हेल्पिंग नहीं होगा, कुड यू हेल्पिंग मी नहीं हो सकता, कुड यू टू हेल्प ये भी नहीं हो सकता, और हेल्प भी नहीं हो सकता। तो जो बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पंक्चुएशन के हैं, और ये पंक्चुएशन बिल्कुल आसान होते हैं, थोड़े से नियम आपको पढ़ने होंगे, और जैसे अगर आपने नियम पढ़ रखे हैं तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये। और यहाँ पर देखें, सी हैज़ डन हर MA इन इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए जो सी है इसका ये जो पहला अक्षर है ये छोटा है, और आपको पता है सेंटेंस केस में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला अक्षर जो है हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा आएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ये और ये आंसर नहीं हो सकते, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें भी एस छोटा है और इसमें भी एस छोटा है, तो ये दोनों जो है यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद इसमें और इसमें ये बच जाते हैं, तो इसमें ये आंसर नहीं हो सकता सी वाला, क्योंकि जो ये MA है ये डिग्री का नाम है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं, BA MA B.Ed का B कैपिटल होता है। तो यहाँ पर जो है ये आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए बचता है, और यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। डिड मोहन एंड कमला गो टू द पार्क विद देयर फादर एंड मदर। तो यहाँ पर देखें सेम वही, डिड का डी कैपिटल होगा। उसके बाद आपको पता है कि कोई भी नाउन आता है तो हमेशा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, तो मोहन का भी और कमला का भी कैपिटल है। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया क्योंकि कमला का के यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, मोहन एंड कमला, और ये भी कैंसिल है क्योंकि इसमें डिड का डी छोटा है, और ये भी कैंसिल है। तो आपका आंसर यही बचता है, क्योंकि कभी भी आप किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, स्मॉल में कभी नहीं आता। तो यहाँ पर के जो है स्मॉल लेटर में है, तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है कैंसिल हो जाता है, तो यही ऑप्शन बचता है, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड सेव मी फ्रॉम सच फ्रेंड्स। तो गॉड जी छोटा है, कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, एक ही में जी कैपिटल है, और यही आपका आंसर है। यहाँ से आपके सीन पैसेज आ जाते हैं, यानी कि बुक से पैसेज आते हैं जिनके क्वेश्चन नीचे हैं और आंसर। तो पहला क्वेश्चन है नेम द चैप्टर। आपको पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से पार्ट से हैं। तो पता यहाँ पर जैसे ये जो है ऑप्शन ए इसका आंसर है, ए लेटर टू गॉड, क्योंकि ये लेंचो वाला पार्ट है हेल स्टोन का। देखोगे आप यहाँ पर हेल स्टोन का जिक्र किया हुआ है, ओलावृष्टि, तो ये जो है पहले पार्ट में था, तो यहाँ से आपको पता लग गया इसका आंसर। उसके बाद है इसके ऑथर का नाम आपको याद करना है, ऑथर यानी कि लेखक, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है, G.L. फ्यूएंट्स, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द हेल स्टोन लुक लाइक। कहता है कि जो हेल स्टोन से किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, तो आंसर है न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑल एट वंस। कहता है कि तुरंत क्या हुआ। कहता है इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, कहता है कि एक तेज़ हवा जो है चलनी शुरू हो गई। अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, कहता है कि बारिश के साथ बड़े ओले जो है गिरने शुरू हो गए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कहता है कि लेंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, किस चीज़ की उम्मीद का होप कर रहा था, आशा कर रहा था। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फॉर द हेल टू स्टॉप सून, कि जो ओले हैं वो जल्द ही रुक जाएं। उसके बाद ये सेकंड पैसेज है सीन का ही, सीन पैसेज है ये भी। नेम द चैप्टर पहला क्वेश्चन है, और ये जो है इसका चैप्टर का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। दूसरा क्वेश्चन है नेम द ऑथर, ऑथर के नाम याद करने हैं, सभी पाठों के ऑथरों के नाम जरूर याद कर लें। लाइम ओ फॉरहेटी, ये ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। उसके बाद है इन विच डायरेक्शन डिड द अदर प्लेन टेक ए टर्न, कहता है कि दूसरे एरोप्लेन ने कौन सी डायरेक्शन में टर्न लिया, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में मुड़ा। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज ईजियर फॉर द डकोटा एरोप्लेन्स पायलट, कहता है कि डकोटा एरोप्लेन के पायलट के लिए क्या आसान था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू फॉलो द ब्लैक
एरोप्लेन, इसका मतलब है कि ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना उसके लिए आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच फ्यूल वाज लेफ्ट विद हिम, कहता है कि कितना फ्यूल जो है उसके पास बचा था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कहते हैं कि 5 और 10 मिनट अधिक उड़ने के लिए, यानी कि 5-10 मिनट का उसके पास फ्यूल बचा हुआ था। उसके बाद ये नेक्स्ट पैसेज है, सीन पैसेज है, ये भी 3 सीन पैसेज हैं और 3 ही अनसीन पैसेज हैं। इनमें से कोई 2 करने हैं आपको, जो भी आपको आसान लगे। पहला क्वेश्चन है तीसरे पैसेज का, व्हाट डिड कीजा गौतमी आस्क द विलेजर, कहता है कि कीजा गौतमी ने विलेजर से क्या पूछा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। पहला है डिड ए सन और डॉटर डाई इन यूर फैमिली, क्या तुम्हारे परिवार से कोई बेटा या बेटी मर चुके हैं। डिड ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, और कहता है कि क्या आपके परिवार से किसी पिता की या मदर की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रिप्लाई डिड कीजा गौतमी गेट, यानी कि क्या जवाब मिला कीजा गौतमी को। तो आंसर इसका द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मोर, कहता है कि जीने वाले यानी कि जो जिंदा इंसान है वो कम है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू कीजा गौतमी इन द एंड, कहता है कि अंत में कीजा गौतमी के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिड कीजा गौतमी रियलाइज इन द एंड, कहता है कि अंत में कीजा गौतमी को क्या रियलाइज होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि सबकी मृत्यु होती है, डेथ जो है कॉमन है। नेम द चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द सरमन एट बनारस। अगला क्वेश्चन है पोइट्री का स्टैंजा, जिस तरह से बुक में से पैसेज आते हैं उसी तरह से जो आपकी पोएम की कविताओं की जो बुक होती है उसमें से एक स्टैंजा दिया जाता है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और यहाँ पर आप नोटिस करें ये पहले पोएम में से आया हुआ है, कोए का जिक्र है, तो आपको पता लग गया होगा। डस्ट ऑफ स्नो जो है इस पार्ट का नाम है। नेम द पोएट, तो आंसर इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद है नेम द पोएम, तो डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 8, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इन ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, इसका मतलब है जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं उनको कहते हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर, डस्ट ऑफ स्नो जो है किसके लिए स्टैंड करता है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका आंसर है हैप्पीनेस, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है।